अमेरिका और भारत का डाटा एक अनुमान के अनुसार बोलता है कि 50 वर्ष की आयु तक लगभग हर दूसरे व्यक्ति ने बवासीर की बीमारी का अनुभव लिया है। अपने समाज में दुर्भाग्यपूर्ण रूप से इसका मजाक बहुत उड़ाया जाता है। लोग किसी और को बताने से क्यों डरते हैं? आपने क्या पाया? बताने से डरने का कारण जो मुझे समझ आता है वो ये है कि ऐसा कौन सी दुनिया में व्यक्ति है जिसके मल द्वार नहीं है, लैट्रिन का रास्ता नहीं है। ऐसा कौन है जो मल त्याग नहीं करता है, लैट्रिन नहीं करता है। तो भाई इस पे फिर बात करने में क्या समस्या है? और लैट्रिन तो रोकनी ही नहीं चाहिए, टट्टी कभी नहीं मारनी चाहिए। सीधे कहा, सीधा सीधा बात। लैट्रिन के रास्ते की बीमारियां, न केवल बवासीर बल्कि लैट्रिन के रास्ते की कोई भी बीमारी का सबसे बड़ा कारण आप ये मान लीजिए अग्रज है। आगे चलती है, पीछे पीछे बीमारियां चलती हैं। अगर क्या पाइल्स जो है वो लाइलाज है? भारत में एक बीमारी पर बात कम, मजाक ज्यादा होता है। उसका नतीजा क्या निकल रहा है, आज आप लोगों को एक ऐसे विशेषज्ञ से पता चलेगा, सुनकर हैरान रह जाएंगे। खूब उस पर चुटकुले और ना जाने क्या क्या बातें उस एक बीमारी पर कर दी जाती हैं। नतीजा ये निकलता है कि लोग उस पर खुलकर बात नहीं कर पाते हैं। न सिर्फ आम लोगों से बात नहीं कर पाते हैं, बल्कि कई बार तो वो डॉक्टर्स को भी नहीं बता पाते हैं कि उन्हें दिक्कत क्या है। कई ने समझ लिया होगा, लेकिन अपनी जुबान पर लाने में भी शर्म कर रहे होंगे। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं, मुझे ये कहने में कोई भी गुरेज नहीं है। मैं बात पाइल्स की कर रहा हूं, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे सेहत स्कूप के इस खास विशेष पॉडकास्ट पर, पॉडकास्ट कहा तो इसका ये मतलब बिल्कुल मत समझिएगा कि बहुत मेडिकल और ये और वो ना जाने कैसी कैसी शब्दों में बातचीत होगी कि आपको बहुत समझ में ही ना आए। ये पूरा पॉडकास्ट इतना देसी रखने वाला हूं कि अगर कैमरे पर इतना कवर हो पा रहा होगा कि मैं किस कदर बैठा हूं तो शायद आप समझ पाए होंगे। तो सीधे अपने मेहमान की तरफ लेकर के चलता हूं। 2 दशकों से पाइल्स के बड़े बड़े रोगियों का इलाज, मतलब पाइल्स में ना जाने कितना सीरियस उनका कंडीशन होगा, उनका इलाज करते हुए जिन्हें हो चुका है 2 दशक, ऐसे डॉक्टर मूरत सिंह साहब हमारे साथ में बैठे हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत है सेहत स्कूप पर। और मुझे लगता है कि जैसे ही मैंने इंट्रो की कुछ लाइनें आपके सामने रखी तो काफी कुछ आपकी आंखों के सामने तैर गया होगा, जो शायद हम अभी नहीं देख पा रहे हैं। बहुत लंबा अनुभव रहा है इस बीमारी के इलाज करने का, और सामान्य भाषा में इसको बवासीर मस्से भी कहा जाता है। हेमरॉइड्स भी इसको कहते हैं और पाइल्स कहते हैं। बवासीर भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक प्रचलित शब्द है, और पाइल्स और हेमरॉइड्स पढ़े लिखे लोग जो अंग्रेजी जानते हैं वो कहते हैं। आप ये मानिए कि सामान्य तौर पर रोगी महीनों या सालों तक जूझता है, उसके बाद चिकित्सक की सलाह लेता है और उसके बाद उपचार प्रारंभ कराता है, ट्रीटमेंट शुरू कराता है। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। वैसे सामान्य तौर पर समझें कि कोई भी बीमारी अगर समय से व्यक्ति अपने पास आ जाए तो बहुत कम दवाई में, बहुत कम समय में, बड़े कम कष्ट में वो उस रोग से निदान पा सकता है, उस बीमारी से बच। मौजूदा जो स्थिति है जिसकी आप बात कर रहे हैं, नतीजा क्या है? भारत में कितने लोग क्रॉनिक कब्ज और बवासीर से फिलहाल पीड़ित हैं? देखिए, इसका कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है, मतलब ऐसी कोई सांख्यिकी की संख्या अपने पास नहीं है जिसके अनुसार अपन बता सकें कि कितने लोगों को ये बीमारी हुई है। पर एक अनुमान के अनुसार दुनिया की आधी जनसंख्या जो वयस्क है उनको बवासीर की समस्या कभी न कभी हुई है। मतलब ये कह सकते हैं कि हर दूसरा इंसान। और अ, अमेरिका और भारत का डाटा एक अनुमान के अनुसार बोलता है कि 50 वर्ष की आयु तक लगभग हर दूसरे व्यक्ति ने बवासीर की बीमारी का अनुभव लिया है। उसको कभी ना कभी लैट्रिन के रास्ते से खून आया है। तो ये बहुत ज़्यादा है लोगों में, पर लोग हिचकिचाते हैं बात करने से, बताने से, क्योंकि समाज में यदि आप किसी को बताओ तो अपने समाज में दुर्भाग्यपूर्ण रूप से इसका मजाक बहुत उड़ाया जाता है, तो लोग इस कारण से बात करने से बचते हैं। इसी पर अगर बात कर लें कि इसकी दर्द से ज्यादा, मतलब पाइल्स का जो दर्द है वो असहनीय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिसे हुआ है वो बहुत अच्छे से जानता है। बावजूद इन सब के लोग किसी और को बताने से क्यों डरते हैं? आपने क्या पाया? बताने से डरने का कारण जो मुझे समझ आता है वो ये है कि हमारे यहाँ एक अजीब सी
मनोवस्था है लोगों की। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि मैं स्वयं नहीं नहाया हूँ और हम 4 लोग इस कमरे में हैं, 5 लोग अगर इस कमरे में हैं और मुझे जानकारी लग गई कि आप नहीं नहाए, तो मैं बोलूँगा कि तुम आज नहा के नहीं आए, तो बाकी 4 मज़ाक उड़ाएँगे, उनमें मैं भी होऊँगा। जबकि मुझे स्वयं पता है कि मैं नहीं नहाया हूँ। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिनको बवासीर है, लेकिन अगर किसी ने बता दिया तो उसका मज़ाक उड़ाते हैं। तो ये बड़ी अनफॉर्च्यूनेट बात है, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बात करना प्रारंभ करना पड़ेगा आपको, मुझे, हमारे साथ जितने लोग हैं। हम बात करेंगे तो लोग सुनेंगे, तो वो आपस में बात करेंगे तो धीरे-धीरे समस्या बाहर आएगी और उपचार प्रारंभ होगा। हेल्थ क्यों बर्डन कम हमारी होगा। सोसाइटी ने पाइल्स को क्यों मजाक बना दिया? आप ऑब्वियसली डॉक्टर हैं, इस पूरे मामले को इतने लंबे समय से देख रहे हैं। लोग, हमारे समाज में, कारण तो मैं नहीं जानता क्या है, लेकिन यौन संबंधी समस्याएं, यौन रोग, लैट्रिन पेशाब से संबंधी दिक्कतें, इनको एक तरीके से छुपा के रखने का एक आ, चलन। चलन बन गया है, टेंडेंसी हो गई है। ये बहुत खराब बात है। बात करना प्रारंभ करना पड़ेगा हमें। हमारे बच्चे, अगर उनको पेशाब में जलन हो रही है तो वो बता नहीं पाते, कि उनको लगता है कि पेरेंट्स क्या सोचेंगे। हमारे भाई बहन हमसे खुल के बात नहीं कर पाते हैं। बहुत कम विद्यार्थी हैं जो किस समस्या से जूझ रहे होते हैं, जो खुल के बात कर पाते हैं। बात करना प्रारंभ करना पड़ेगा, बहुत सारी समस्याएं ठीक होना शुरू हो जाएंगी। एक एग्जांपल दे सकते हैं कि बहुत साधारण सी बात है। मान लीजिए कि आप जो हैं वो छोटे भाई हैं मेरे, और मुझे कुछ ऐसी बीमारी है कि मैं स्वयं जाके चिकित्सकीय सलाह या उपचार नहीं ले सकता हूँ। तो सामान्य तौर पे हमारे समाज में क्या होता है, लोग ये बोलते हैं कि यार आप मुझे वहाँ ले चलिए, मुझे डॉक्टर को दिखाना है, बताएंगे नहीं। और संवाद की कमी इतनी है कि आप भी मुझसे नहीं पूछेंगे कि क्या समस्या है। जबकि मुझे आपसे ये बोलना चाहिए कि भाई, एक उदाहरण के तौर पे, कि आप सुबह फ्रेश होने गए थे या लैट्रिन गए थे तो ठीक हुआ था, तो आप बोलेंगे हाँ भैया मुझे ठीक हुआ था। तो मैं बोलूँगा यार मुझे दिक्कत है लैट्रिन करने में, थोड़ा सा खून आ रहा है, थोड़ा दर्द भी हो रहा है, दिक्कत हो रही है, तो आप मुझे डॉक्टर के पास ले चलें। चूंकि मैं बड़ा होकर अगर ये शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ तो आप ये मान लेंगे कि अगर मेरे बड़े ऐसा कर रहे हैं तो ये कोई ऐसी बात नहीं जिस पे बात नहीं की जा सकती। एक छोटा सा उदाहरण दिया मैंने आपको। शुरुआत ऐसे की जा की जा सकती है। सकती, बिल्कुल। इतने सालों के अनुभव में आपने ऐसा कोई मामला देखा जिसमें पाइल्स को मजाक बनाए जाने की वजह से मरीज मरणासन की स्थिति में आ गया हो, बहुत बड़ा मामला कोई हो? विशेष व्यक्ति ऐसा याद नहीं है, लेकिन जो विलम्ब से आए हुए लोग हैं, जैसे सामान्य तौर पे जो बवासीर है उसका प्रारंभ होता है कि आपके लैट्रिन में खून आता है, दर्द नहीं होता है। अगर बवासीर बढ़ के इतनी हो गई है कि वो लैट्रिन के रास्ते से बाहर आ गई है, लैट्रिन करने में दिक्कत होने लगी है, खून भी आ रहा है, दर्द भी हो रहा है, तो बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और अमूमन आप ये मानिए कि जो एम्स या फिर जो चिकित्सा महाविद्यालय स्तर के जो अस्पताल हैं उनमें जो रोगी आते हैं, आधे रोगी जो हैं वो एडवांस डिसीज़ लेके आते हैं, बीमारी बढ़ चुकी होती है। कारण ये है कि वो बता नहीं पाते हैं। सबसे अधिक कारण तो यही लगता है मुझे। दूसरा जानकारी का अभाव है। दो सबसे प्रमुख कारण। मजाक मतलब सबसे बड़ा दोषी, मजाक करने वाला सबसे बड़ा दोषी है इस बीमारी को बढ़ाने में। मजाक की एक बात मैं आपको बताऊं कि जो मैंने समझा है, मान लीजिए कि मेरी दाढ़ी को लेकर आप मेरा मजाक उड़ाते हैं, तो आपने मेरे ऊपर कोई कमेंट पास किया और मैं उस कमेंट से असहज हुआ, तो आपको आनंद की प्राप्ति होगी। यदि मैं असहज नहीं हुआ तो आप अगली बार वो कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि आपके आनंद की प्राप्ति के लिए ही कर रहे हैं। तो व्यक्ति अगर उस पर रिएक्ट करना बंद कर दे, भाई ऐसा कौन सी दुनिया में व्यक्ति है जिसके मल द्वार नहीं है, लैट्रिन का रास्ता नहीं है? ऐसा कौन है जो मल त्याग नहीं करता है, लैट्रिन नहीं करता है? तो भाई इस पे फिर बात करने में क्या समस्या है? और ये समाज एक दूसरे की सहायता करने के लिए तो बना हुआ है, तो सहायता लीजिए, बात करिए। शर्म, डर, गुप्त इलाज, ये सब जो चीजें हैं, ये क्या डॉक्टर से दूर करती हैं आम इंसान को? निश्चित तौर पे, निश्चित तौर पे। शर्म, डॉक्टर से अगर आप कोई बात छुपाएंगे तो आप अपनी बीमारी के बारे में वो महत्वपूर्ण जानकारी नहीं दे रहे हैं जो आपको देनी चाहिए, तो आपका उपचार सही से होने की संभावना कम हो जाती है। ध्यान रखना है, कुछ नहीं छुपाना है चिकित्सक से। अगली जो बात कहने जा रहा हूँ वो बहुत जरूरी है। अगर थोड़ा वक्त हो तो उसे सेव करके रख लीजिए। रील्स पर देख रहे हो तो लोगों को शेयर कर दीजिएगा। खूब चर्चा है देश में डॉक्टर साहब कि लोग अब टॉयलेट जाने से पहले अपने फोन की बैटरी चेक करते हैं कि भैया चार्ज है ना, आराम से वहां बैठूंगा।
कंटेंट स्क्रॉल करूंगा। ये कितना बड़ा कारण है पाइल्स में? बहुत बड़ा। सामान्य तौर पे यदि व्यक्ति स्वस्थ है आयु के अनुसार, एक छोटा बच्चा जो 4 वर्ष का है, 2 वर्ष का है, वो दिन भर शैतानी करता है, घूमता फिरता है। एक 60 साल का वृद्ध अपना काम दिनचर्या सुबह शाम घूमना फिरना कर पाता है। उसकी आयु के हिसाब से वो ठीक है, इनकी आयु के हिसाब से ये ठीक है। वयस्कों की बात की जाए तो एक सामान्य वयस्क को मल त्याग करने में 3 से 5 मिनट लगते हैं, लेकिन जो लोग मोबाइल फ़ोन लेके अंदर जाते हैं उनको घंटों लगते हैं, क्योंकि उनका दिमाग जो है वो उस प्रक्रिया के साथ नहीं होता है। दिमाग दुनिया में विचरण कर रहा होता है और आपका शरीर मल त्याग कर रहा होता है, तो इन दोनों का सामंजस्य नहीं बन पाता है। तो ऐसे में मल त्याग करने की प्रक्रिया जटिल हो जाती है। दूसरी समस्या ये कि हम आजकल बैठने वाली टॉयलेट्स का उपयोग कर रहे हैं, वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट्स जिनको बोलते हैं, जबकि वैज्ञानिक तौर पर यह सिद्ध है कि हमारा जांघ और हमारी छाती और पेट का हिस्सा जब पास रहते हैं, जब हम ज़मीन पर बैठ के लैट्रिन करते हैं, तो हमारी लैट्रिन का रास्ता और जो बड़ी आंत है उसके बीच में जो एंगल बनता है वो मल त्याग के लिए सबसे उपयुक्त है। तो बिना जोर लगाए बड़े आराम से कम समय में मल त्याग होता है, तो आपके पास अधिक महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए समय बचता है। तो न केवल बीमारी का बुलावा है मोबाइल लेके टॉयलेट जाना, बल्कि समय की बर्बादी भी है, आपकी आंखें भी खराब हो रही हैं। तीसरी चीज़ ये ज्यादातर लोगों के साथ ये भी हो रहा है डॉक्टर साहब कि पॉटी का प्रेशर बना और उसके बाद फिर उन्होंने उसे ये कहकर दबा लिया कि मैं घर से बाहर हूँ, मैं कैसे कहीं जा पाऊंगा। जो प्रेशर बनता है उसे दबाना कितना खतरनाक है? बहुत ज़्यादा। मेरे स्वर्गीय पिताजी कहते थे, एक इससे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोलूँगा कि अपना जो साहित्य है या अपना जो ज्ञान है, जो अपनी सभ्यता जो 5000 वर्ष पुरानी है, उसमें सब कुछ लिपिबद्ध नहीं है, सब कुछ किताबों में नहीं लिखा हो सकता। बहुत सारा ऐसा है जो आपने फोक में गांव में पहले सुना होगा, जो फिल्मों में, न्यूज़पेपर्स में, इन सब में बाद में आया है, जनता को, सामान्य जनता को बाद में पता चला है। मेरे स्वर्गीय पिता कहा करते थे कि पेशाब वही रोक पाएगा जिसके शरीर में शक्ति है, और लैट्रिन तो रोकनी ही नहीं चाहिए, टट्टी कभी नहीं मारनी चाहिए। सीधे कहा उन्होंने। सीधा सीधा बात उनको उनके पिता ने बताया होगा, उनके पिता ने बताया होगा, और वो 78 वर्ष तक स्वस्थ जीवन जी के इस दुनिया से गए। तो कुछ सैद्धांतिक बातें हैं जिनके अनुसार अपने को चलना है, लैट्रिन कहीं नहीं मारना। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपसे पूछता हूँ आज के समय में कि ऐसी कौन सी पब्लिक प्लेस है, ऐसी कौन सी सार्वजनिक स्थान है जहाँ टॉयलेट उपलब्ध नहीं है? गंदा हो सकता है, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन गंदे टॉयलेट में टॉयलेट जाना, कुछ समय के लिए असहज होना, और टॉयलेट रोक लेना घंटों तक न करना, दोनों में से तो मैं गंदे टॉयलेट में सलाह दूंगा कि वहाँ कर लो, रोकना नहीं। रोकना अधिक नुकसान करता है। डॉक्टर साहब, तर्कबाजों की कोई कमी नहीं है। फिर बात इस पर आकर के सीधे सीधे उठेगी, सवाल इस पर उठेंगे कि गंदगी से भी बीमारियां होती हैं, और आप कह रहे हैं कि पॉटी का प्रेशर रोकने से भी बीमारियां हो रही हैं, तो ज्यादा बीमारी किससे होगी? आज के समय में नंगे पैर तो शायद ही कोई बिरला व्यक्ति आपने देखा होगा। जी। देखा नहीं, सामान्य तौर पर लंबे समय से। लंबे समय से गंदे होंगे तो आपके जूते होंगे, थोड़े बहुत कपड़े हो सकते हैं, पर मल त्याग ना करना, उसको रोके रखना, बीमारियों को बुलावा देना है, वो अधिक कष्ट लेके आएगा। कई बार जीवन में हमें कष्ट और अधिक कष्ट में से एक को चुनना पड़ता है, तो ये बिल्कुल वैसा ही है। निश्चित तौर। महिलाएं अमूमन महिलाओं पर बात करते हैं, खुलकर बात करते हैं। ज्यादातर मामले जो होते हैं, चाहे वो पेशाब रोकने के हो, चाहे मल त्याग करने का मामला हो, क्योंकि साफ सुथरी व्यवस्था और शर्म, लाज, लज्जा, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, समाज में क्या कुछ चल रहा है वो आपसे और मुझसे छुपा हुआ नहीं है। उनके साथ सबसे ज्यादा मामले आप देखते हैं क्या? आपके यहाँ पर ऐसे मामले आते हैं ज्यादातर महिलाओं के कि वो लंबे समय तक मल त्यागना रोका उन्होंने, और रीजन आज इतने महिलाओं में ये दिक्कत हुई? महिलाओं में ये प्रवृत्ति, इसको अंग्रेजी में टेंडेंसी कहते हैं, पुरुषों से ज़्यादा है। और सामान्य तौर पे, प्राकृतिक तौर पे महिला को प्रकृति ने ऐसा बनाया है कि वो अपने आसपास साफ सफाई अधिक रखती है। सामान्य तौर पर महिलाओं के अगर आप चैम्बर्स देखेंगे तो उनमें खुशबू, फूल, सुंदर चीज़ें जिनसे अच्छा स्मेल आ रही है वो रहता है। लेकिन फिर भी मैं अपने राष्ट्र की समस्त महिलाओं को ये संदेश देना चाहूँगा आपके माध्यम से कि ना रोकें। उसके लिए जागरूकता बढ़ेगी तो पब्लिक टॉयलेट्स जो हैं, सार्वजनिक जो शौचालय हैं,
उन पे ध्यान देना शुरू हो जाएगा, यदि हम सब मिलकर आवाज़ उठाएंगे तो वहाँ सफाई रहने लगेगी। जैसे अभी मध्य प्रदेश में शी लाउंज खुले हैं भोपाल में, एक अच्छा इनिशिएटिव है ना। तो वहाँ आप अगर थोड़ा सा चार्जेस दे के या फिर निःशुल्क रूप से अच्छी साफ टॉयलेट आपको यूज़ करने के लिए मिल रही है तो कर लें। एक जानकारी मैं और देना चाहूँगा कि मेरी जानकारी के अनुसार कोई भी ऐसा उपक्रम भले निजी ही क्यों ना हो, वो आपको टॉयलेट यूज़ करने के लिए मना नहीं कर सकता है। तो यदि आप धार्मिक रूप से ना देखें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें, तो वो वृक्ष जो कि आपको ऑक्सीजन देता है, वो वृक्ष जो आपको छाया देता है गर्मी में, वो पूज्यनीय है। तो नेचर्स कॉल इज टू बी अटेंडेड फर्स्ट, पहले ही करना है, इसीलिए पहला कॉल है। डॉक्टर साहब, कब्ज को कॉन्स्टिपेशन, सही अगर उच्चारण कर पा रहा हूं तो मैं, बड़ा सामान्य समझते हैं लोग इसे, क्या ये सबसे बड़ी गलती? कब्ज लैट्रिन के रास्ते की बीमारियां, न केवल बवासीर बल्कि लैट्रिन के रास्ते की कोई भी बीमारी का सबसे बड़ा कारण है। आप ये मान लीजिए अग्रज है, आगे कब्ज चलती है, पीछे पीछे बीमारियां चलती हैं, अगर वो जाएगी तो पीछे बीमारियां लेके जाएगी। और कब्ज 3 प्रमुख कारणों से होती है। पहला कि आपकी लैट्रिन टाइट हो रही है, आप कुछ ऐसा खा रहे हैं या पानी कम पी रहे हैं जिसके कारण लैट्रिन टाइट हो रही है। तो लैट्रिन अगर कड़क हो रही है तो आपको अधिक जोर लगाना पड़ेगा। दूसरा कारण जोर लगाना, सामान्य तौर पर लैट्रिन करने के लिए, मल त्याग करने के लिए आपको बैठते हैं आप और कुछ मिनट्स में आपका पेट साफ हो जाता है, आपको जोर नहीं लगाना पड़ता है। लेकिन अगर आपको सामान्य से अधिक जोर लगाना पड़ रहा है तो वो दूसरा बीमारी का कारण है। और तीसरा, मल त्याग करने की जो आवृत्ति है, द फ्रिक्वेंसी ऑफ डेफिकेशन अंग्रेजी में बोलते हैं, वो आपकी कम हो गई। जैसे कोई व्यक्ति दिन में 1 बार लैट्रिन जाता है, अब वो 2 दिन में 1 बार जा रहा है, तो ये भी कॉन्स्टिपेशन या कब्ज का एक संकेत हो सकता है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि कोई भी परिवर्तन अगर आपकी सामान्य अवस्था में हो रहा है, जैसे कोई व्यक्ति अगर 2 दिन में 1 बार जा रहा है लेकिन वैसे एकदम ठीक है, स्वस्थ है, अपने सारे दैनिक क्रियाकलाप अच्छे से करता है, कभी कोई कष्ट नहीं है। अगर वो जो है वो 3 दिन में 1 बार जाने लगे तो कुछ चेंज हुआ है, या फिर वो दिन में 2 बार जाने लगे तो भी चेंज हुआ है, परिवर्तन हुआ है। तो कोई भी परिवर्तन आपकी सामान्य अवस्था से है, शारीरिक अवस्था से अगर आ रहा है तो उसको अपने को गंभीरता से लेना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज भी ये बहुत स्वाभाविक है कि लोग टॉयलेट में जब खून देखते हैं तो सबसे पहले वो अपने आप को ये एहसास कराते हैं कि अरे यार सिर्फ कट लग गया होगा, ये पाइल्स कैसे हो सकता है और फिर वो सीधे जाकर के दुकानों से कोई दवाई, ट्यूब, चूरन या घर की कुछ चीजों से काम चला लेते हैं। खून देखते से ही कितना किसी को सक्रिय हो जाना चाहिए? तुरंत, जैसे आपने ध्यान दिया हो, जो हमारी यातायात व्यवस्था है उसमें रुकने के लिए लाल रंग, सावधानी रखने के लिए पीला रंग और चलने के लिए हरा रंग, ये क्यों चुने गए? लाल रंग खतरे का संकेत है, वो इसीलिए चुना गया है कि आप अलर्ट हो जाइए और अब प्रतीक्षा करने का कोई वो नहीं, कारण नहीं है। लैट्रिन टाइट हुई, आपको जोर लगाना पड़ा, खून नहीं आया, तो ये पीला साइन है, अलार्मिंग साइन है। रेड तो डेंजर साइन है। लाल रंग खून आया, आपको तुरंत चिकित्सक के पास जाना है। ऐसा है क्या कि हर खून निकलना पाइल्स नहीं हो सकता है? बिल्कुल, बहुत सारे और कारण हैं, पर लगभग मान लीजिए कि 100 लोग हैं जिनको पाइल्स की भी, मतलब जिनको लैट्रिन में खून आने की समस्या है, तो उनमें से 50 लोगों को पाइल्स की बीमारी है, 50 लोगों को कुछ और बीमारियां हो सकती हैं। पाइल्स बहुत सामान्य है, अधिक सामान्य, अधिक कॉमन है। मतलब आधे लोगों को हो सकती है। ऐसा कौन सा सिम्टम है जिससे ये समझ में आ जाता है कि पाइल्स हो गया मुझे? बिना दर्द के खून आना पाइल्स का पहला और सबसे सामान्य संकेत है, जो कंसिस्टेंटली बना रहता है। बिना दर्द के खून आ रहा है लैट्रिन में, तो वो पाइल्स होने की संभावना बहुत अधिक है। अच्छा, हाँ, इसका ध्यान रखें। और फिर इन ऐसे दिनों में फिर क्या करें, तुरंत में क्या एक्शन लें? तुरंत में लैट्रिन में जोर नहीं लगाना है, आपको चिकित्सक के पास जाना है, वो जांच करके देखेंगे कि पाइल्स किस स्थिति में है और उनके लिए दवाई उपचार है या कोई और उपचार उपयुक्त है तो उसके हिसाब से कर देंगे। जल्दी जाएंगे, कम समय में जल्दी ठीक हो जाएंगे, पूरे ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, लोगों में इस बात को लेकर के भी बहुत बड़ा डर है, पाइल्स और इन सब चीज़ों को लेकर के, कि इसका जो ऑपरेशन होता है ये बहुत खतरनाक होता है, इसीलिए लोग पाइल्स है तो बुधवार मिले ऐसी दीवारों पर लिखी कोट्स, लाइनें कह लीजिए बल्कि, और उनके नीचे दिए नंबरों पर फ़ोन लगा लेते हैं। कई बार कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में खबरें आती हैं कि झोला छाप डॉक्टर्स के पास गए, उन्होंने कुछ ट्रीटमेंट किया, आखिरकार वो नहीं रहा। इसका सच कितना है इसके पीछे कि सर्जरी बहुत खतरनाक होती है और वगैरह? सर्जरी बहुत खतरनाक नहीं होती है। देखिए, एक बुनियादी बात समझिए,
ऑपरेशन की सलाह केवल उन्हीं रोगों में दी जाती है जिनमें दवाइयों का कोई विशेष काम नहीं रह जाता है। अदरवाइज सारी बीमारियों का प्रयास उपचार करने का, ठीक करने का दवाइयों से रहता है। पहली बात, नीम हकीमों के पास जाने की जो बात आप कर रहे हैं उसमें क्या है, दो मूलभूत कारण लगते हैं मुझे। एक है उनके विज्ञापन, चूंकि चिकित्सक जो जो वैज्ञानिक पद्धति से पाइल्स की बीमारी का उपचार कर रहे हैं वो अपने आप का विज्ञापन नहीं करते हैं। जो विज्ञापन कर रहा है व्यक्ति उसके पास चला जाता है, क्योंकि उसके पास तो जानकारी एक ही है। उसके हिसाब से तो ये हकीम या ये जो है वही व्यक्ति जो है उसका इलाज करता है बवासीर का या पाइल्स का। दूसरा कारण आर्थिक भी लगता है मुझे, जो मेरा व्यक्तिगत सोचना है जी। कि ये जो लोग हैं वो कम धन लेके आपका उपचार करना प्रारंभ कर देते हैं, जबकि वैज्ञानिक पद्धति से उपचार करने के लिए आपको कुछ मूलभूत जांचें करानी पड़ती हैं, थोड़ा समय देना अधिक पड़ता है, तो व्यक्ति अपना समय बचाने और धन बचाने के कारण वहाँ जाता है। दूसरा जानकारी का अभाव है, तीसरा बहुत महत्वपूर्ण कारण कि जानकारी नहीं है लोगों के पास, और जानकारी का माध्यम, सशक्त माध्यम सोशल मीडिया है। तो हमें मिलकर प्रयास करना चाहिए कि लोगों के पास सही जानकारी पहुंचे जिससे कि वो सही उपचार करा पाए। सोशल मीडिया पर आप आए, यूट्यूब के डॉक्टर्स, इंटरनेट, घरेलू नुस्खे, ये कितना नुकसान करते हैं? बहुत अधिक। उदाहरण देता हूँ आपको, बहुत अच्छा। मैं अपनी जो मेरे पास गाड़ी है उसका टायर बदल लेता हूँ खुद से ही? हाँ, मुझे मालूम है कि वो कहाँ रखे हैं मेरी गाड़ी में, वो जैक लेता हूँ, उसको लीवर से चढ़ा के दूसरा टायर निकाल के लगा लेता हूँ। तो क्या मैं ये मान लूँ कि मैंने अभी तक 10 साल से गाड़ी चला रहा हूँ तो मैं गाड़ी का मैकेनिक हो गया हूँ? कोई भी विधा जिसको सीखना, चाहे वो खेती हो, चाहे वो सब्जी बेचना हो, चाहे वो अध्यापन कार्य हो, पुलिस हो, वैज्ञानिक हो, चिकित्सक हो, सुरक्षाकर्मी हो, पत्रकार हो, कोई भी विधा को प्रॉपर जो प्रशिक्षण है, प्रॉपर ट्रेनिंग लेने के बाद एक अच्छे मार्गदर्शन में उसकी प्रैक्टिस करने से ही आप उसमें पारंगत होते हैं, और हमें ऐसे ही लोगों के पास जाना चाहिए। तो यूट्यूब का ज्ञान लोग जो हैं वो आकर्षण के कारण, लाइक्स के कारण ऐसे वीडियोस बना देते हैं, और उन लोगों को जो ये वीडियोस बना रहे हैं उनको भी बीमारी की बहुत अधिक जानकारी नहीं है, और कमोवेश वो लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो उससे कितनी जानकारी ले रहे हैं और उसको कितना आत्मसात कर रहे हैं और किस स्तर पे कर रहे हैं, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते चीज़ें गड़बड़ा जाती हैं। सलाह ये है कि आपको ऐसी कोई समस्या हो, विशेषज्ञ चिकित्सक के पास जाइए और उससे उपचार कराइए, तो आपकी ठीक होने की संभावना बढ़ जाएगी। यूट्यूब और इंटरनेट पर मिला हुआ जो ज्ञान है उसको समझने के लिए आपको जो मस्तिष्क चाहिए वो सामान्य व्यक्ति के पास होता नहीं है। इसीलिए हमने एक सामाजिक व्यवस्था के तहत चिकित्सा विज्ञान की एक अलग व्यवस्था बनाई है, जिसमें एक ट्रेनिंग है, सुपरविज़न है और प्रॉपर स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, जिसके तहत इलाज होता है, तो आपकी ठीक होने की संभावना अधिक रहती है। डॉक्टर, पहला सिम्टम जैसे ही किसी के पास आया तो मैं फिर से एक बार जोर दे करके पूछ रहा हूं कि 3 चीजें वो क्या करें? पहला सिम्टम, अगर किसी व्यक्ति को लैट्रिन के रास्ते से खून आता है तो उस व्यक्ति को सबसे पहले तो, अगर वो वयस्क है, स्वयं जा सकता है और उसकी शारीरिक अवस्था ये परमिट करती है कि वो चिकित्सक के पास पहुंच जाए, तो उसको चिकित्सक के पास जाना चाहिए। अगर वो वयस्क नहीं है, एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस पे है, मतलब या तो छोटा बच्चा है या वृद्ध व्यक्ति है, तो जो भी घर में उत्तरदायित्व वाला व्यक्ति है, जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, उससे बात करके चिकित्सक की सलाह लेनी है। घर पे पाइल्स की बीमारी के लिए कुछ विशेष उपचार घर पे उपलब्ध नहीं है। घर पे चीज़ें उपलब्ध जो हैं वो पाइल्स की बीमारी के उपचार में मदद कर सकती हैं, लेकिन वो भी विशेषज्ञ आपको बता पाएगा कि वो किस तरीके से मदद करेंगी, किस मात्रा में आपको क्या लेना है, वो विशेषज्ञ सलाह के अनुसार ही लेना चाहिए। मूरत सर, मैं आज आपके माध्यम से एक महासच सबके सामने रखना चाह रहा हूँ। क्या पाइल्स जो है वो लाइलाज है? नहीं, पाइल्स का इलाज हो सकता है। पूरी तरह से हाँ, मरीज ठीक हो पूरी जाए? तरह से ठीक हो सकता है। उपचार करना चाहिए, लोगों को बाहर निकलना है, समय से इलाज कराना है, उसको उस स्तर पे नहीं पहुंचाने देना है कि जब वो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाए। लोग अमूमन इतना नज़रअंदाज करते हैं कि स्थिति इतनी बिगड़ चुकी होती है कि कई बार जानलेवा स्थिति हो सकती है, उस तक इंतज़ार नहीं करना है। विशेष तौर पर वृद्ध लोगों में, परिवार में ये देखने को मिलता है कि बच्चे काम में लगे हुए हैं, वो संकोच के कारण बता नहीं पा रहे हैं। अपने देश में अभी भी लोअर मिडिल क्लास
जो जनसंख्या है, लोअर मिडिल क्लास पॉपुलेशन बहुत अधिक है। लगभग आधा देश जो है वो गरीब और लोअर मिडिल क्लास से ही बना हुआ है। तो माता पिता को ये लगता है कि भाई मेरा बच्चा बड़ी मुश्किल से परिवार चला पा रहा है, मैं इसको बीमारी का बता के इसके ऊपर और बोझ नहीं डालूं। तब तक उनकी ये स्थिति हो चुकी होती है कि उनने जितने पैसे बोझ न डालने के सोच के बचाए, उससे कई गुना ज़्यादा पैसे लग जाते हैं और माता पिता में की जान पे भी बनाती है। तो ऐसा नहीं सोचना है, समय से बात करनी है, समय से दिखाना है। पाइल्स का इलाज हो सकता है, निश्चित तौर पर हो सकता है। सही व्यक्ति के पास जाइए, सही उपचार लीजिए, ठीक हो जाए। भारत इतनी बड़ी जनसंख्या है, आज हम इस पॉडकास्ट पे क्या ऐसा आपकी तरफ से जान सकते हैं कि कम से कम उन चीज़ों का ध्यान रखें तो उन्हें कभी पाइल्स नहीं होगी, या हो गई है तो शायद वो इन चीज़ों से ठीक हो पाएंगे? बवासीर पाइल्स के लगभग आधे रोगी अपनी गलत खान पान की शैली और लैट्रिन करने के गलत तरीके के कारण है। तो आपको कुछ कुछ मूलभूत सैद्धांतिक बातों का ध्यान रखना है। आप किसी भी तरीके का भोजन करते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है, आप वेज खाते हैं नॉन वेज खाते हैं। जो लोग नॉन वेज खाते हैं उनके लिए विशेष तौर पर ये महत्वपूर्ण है कि आपको आपके भोजन का लगभग 1/4 से ज़्यादा हिस्सा ऐसा रखना है जो कि डाइजेस्ट ना हो। उदाहरण के तौर पर जिसको रफेज बोलते हैं, गाजर, मूली, ककड़ी, खीरा, पालक, मेथी, इन चीज़ों में फाइबर्स बहुत होते हैं। ये फाइबर्स आपका आधा लगभग 1/4 हिस्सा भोजन का होना चाहिए। बहुत व्यवहारिक उदाहरण देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए सामान्य व्यक्ति एक समय में 4 रोटियां खाता है, तो आप रोटी की मात्रा 3 कर दीजिए और एक रोटी के जितना हिस्सा जो है वो आपको, जो मैंने आपको उल्लेख किया, उन चीज़ों का रखिए जिनमें कि फाइबर्स हैं। एक और बहुत अच्छा फाइबर्स का सोर्स है साबुत अनाज, मूंग और चने साबुत। इनको आप रात को गला दीजिए, 24 घंटे इनको रखेंगे तो इनमें से स्प्राउट्स निकल आते हैं। ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट्स भी है और ये बहुत ही अच्छी मात्रा में आपको जो है फाइबर्स देते हैं। तो इनकी मात्रा अगर आप बढ़ा देंगे, जो हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां हैं, फल हैं और ये स्प्राउट्स जिनको कहते हैं, ये आपको बहुत सारी बीमारियों से बचा के रखेगा। तो ये तो एक डाइटरी हैबिट की बात है। दूसरा, हर व्यक्ति अपने शरीर के बारे में जितना जानता है उतना दुनिया में कोई नहीं जानता। आपको पता होता है कि क्या खाने से आपके शरीर में दिक्कत होती है। कई लोगों को नॉनवेज खाने से कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्ज हो जाती है। कई लोगों को पूड़ी पराठा खाने से कब्ज हो जाती है। कई लोगों को शादी का भोजन करने से कब्ज हो जाती है। कई लोगों को छोले भटूरे खाने से कब्ज हो जाती है। ध्यान दीजिए उस चीज़ पे कि जिससे आपकी तबीयत ज़्यादा गड़बड़ हो रही है। यदि आप बहुत ज़्यादा आसक्त हैं, आपको बहुत ही अधिक पसंद है, तो मान लीजिएगा, आप छोले भटूरे का उदाहरण देता हूँ कि आप 1 कटोरी छोले और 4 भटूरे खाने वाले हैं, तो 1 भटूरा खाइए और छोले की मात्रा आधी कर दीजिए और जो बचा कुचा हिस्सा है उसमें हरी सब्जियां और फल, इनकी मात्रा बढ़ा दीजिए। तो आप स्वाद भी ले पाएंगे और स्वास्थ्य भी बना रहेगा। तो स्वाद और स्वास्थ्य का सामंजस्य बनाना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। केवल स्वाद के पीछे नहीं पड़ जाना है। जीवन में बहुत सारे आयाम हैं, केवल और केवल एक चीज़ नहीं। तो प्रयास ये करना है कि जीवन शैली में रस भी बना रहे, आनंद भी बना रहे और स्वास्थ्य भी बना रहे। और तीसरी चीज़ कि आपको लैट्रिन में जोर नहीं लगाना है और प्रयास करना है कि ज़मीन पर बैठ के लैट्रिन करें। लेकिन अगर आपकी किसी भी कारण से स्थिति ऐसी है कि वहाँ उपलब्धता नहीं हो रही है, आपके ऑफिस में, घर में, सब जगह ऐसा है और कर नहीं पा रहे हैं, तो एक बड़ा व्यवहारिक वो बताता हूँ। आप जैसे मैं बैठा हूँ, तो जैसे टॉयलेट करने में बैठा हूँ, तो सामान्य तौर पे आप टॉयलेट करने बैठते हैं जब इंडियन स्टाइल में, तो आप ज़मीन पे बैठ जाते ये हैं। कमोड, हाँ, अगर आप वेस्टर्न स्टाइल पे बैठे हैं तो लगभग इतने ही ऊंचे पे बैठते हैं। तो आपको प्रयास ये करना है कि पैर के पास कोई बाल्टी या कुछ रख लें, ये और ये हिस्सा आपका पास आ जाए। तो जो दुष्परिणाम वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट से होता है उसकी संभावना कम हो जाए और वो बड़ा लाभदायक रहेगा, काफ़ी मदद करेगा निश्चित तौर पे। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, बात करना प्रारंभ करो। माता पिता से संकोच नहीं करना है। अगर आपके पास माता पिता ही हैं बात करने के लिए, यदि आप ऐसी ऐसी जगह रहते हो जहाँ आपका मित्र, बड़ा भाई बहन कोई है नहीं, माता पिता ही है, तो भी उनसे बात करो। माता पिताओं से, वृद्ध लोगों से भी मैं अनुरोध करूंगा कि भाई बच्चों से हिचकिचाओ मत। आप जो सोच रहे हैं कि मैं इनसे अपनी बीमारी छुपा लूंगा, तो आप उनका नुकसान कर रहे हैं। उनका समय अधिक जाया होगा, उनका धन जाएगा, आपको कष्ट अधिक सहन करना पड़ेगा, पूरा परिवार परेशान होगा। ऐसा नहीं करना है। प्रयास करिए बात करने की, समय से उपचार प्रारंभ करिए,
स्थिति में सुधार आएगा, देश का हेल्थ बर्डन कम होगा। हमारे देश में बहुत अधिक लोग हैं जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, चिकित्सक हैं, नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, एम्बुलेंस चालक हैं, और भी जो स्टेक होल्डर्स हैं जैसे कि दवाइयाँ बनाने वाली कंपनी, इन सब के ऊपर बहुत बड़ा लोड कम होगा यदि आप अपनी बीमारियों में प्रिवेंशन वाला पार्ट यूज। काफी बड़ी बात कही है आपने। मार्केट में खूब चूरन, गोलियां, दवाइयां, ट्यूब्स और ये कह करके लोगों को बेची जाती हैं कि ये रामबाण है पाइल्स का, बवासीर से तुरंत इलाज, कब्ज पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। मुझे कितना पूरा फायदेमंद है? मुझे पूरा विश्वास है कि आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कम मेरा एक रोगी तो इस बात को देखेगा जिसने मुझसे इलाज कराया है, और मैं पूरे विश्वास से कहता हूं कि मैं वो इस बात को याद करेगा। मैं हर रोगी को अपने को ये बताता हूं कि मैं आपसे ही पूछता हूं वार्तालाप की शैली में, आप चाय बना लेते हैं? हाँ, बना लेता हूँ। क्या चाहिए चाय बनाने के लिए? भाई चाय पत्ती, शक्कर, और अगर अदरक और इलायची चाहिए तो वो भी डाल दिया, अगर उसके स्वाद जरूरी है तो। हाँ, 100 में से 99 लोग यही उदाहरण देते हैं, जी। है ना? पतीला हाँ, नहीं चाहिए? पतीला चाहिए। लाइटर, बिल्कुल चाहिए। गैस बर्नर हाँ हाँ, चाहिए, पानी, मतलब जरूर कई चीजें हम भूल जाते सबसे जरूरी हाथ में थोड़ी बनाओगे चाय, कैसे हैं। खास तौर पे मैं वो चीजें भूला जो चाय? सबसे जरूरी है। हाँ, चाय पत्ती का रोल जो चाय बनाने में है उतना ही रोल दवाई का है, लेकिन दूध, चीनी, पतीला, पानी, गैस बर्नर, लाइटर, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है, नहीं चाय नहीं बनेगी। तो हम इन सब को भूल जाते हैं, उसको रामबाण मान लेते हैं। कारण मुझे नहीं पता, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जिन लोगों को हम विज्ञापन से भ्रम में डाल रहे हैं, रामबाण कह के बेच रहे हैं, वो भी हमारे देश के लोग हैं, कोई बाहर के नहीं है। एक व्यवस्था के तहत आपको व्यापार का काम दिया है, निश्चित मात्रा में एक लाभ ले लीजिए उससे, लेकिन वो दवाइयाँ जो जीवन रक्षा का काम करती हैं, उन पे अगर आप बहुत अधिक भ्रामक तरीके से लोगों को अधिक बेचने का प्रयास करेंगे तो उनको नुकसान होने की संभावना है। लोगों को विशेषज्ञ के पास जाने दीजिए, और मैं सब लोगों से आपके माध्यम से अपील करता हूँ कि बात करिए भाई, चिकित्सकों के पास आइए, प्रॉपर सलाह लीजिए, और जो सलाह आपको मिली है उसको समाज को बताइए कि भाई मुझे लाभ मिला है उस सलाह से, और इस तरीके से मैंने इलाज लिया, आप भी करिए, आपको भी लाभ मिलेगा, तो बेहतर हो। अभी थोड़ी देर पहले फ्लाइट गई, कैमरा ऑफ हुआ, तो हम लोग इस पर भी बात कर रहे थे कि गैस पास करने को लेकर के लोगों में, ऑब्वियसली हमारा जो सोशल मीडिया है वो पादने को लेकर के खूब चुटकुले और ना जाने कई कई अलग अलग तरीके के कई कंटेंट इसमें बने हुए हैं। मतलब मैं जब इस पर बात कर रहा हूं तो हल्की ही सही, लेकिन झिझक मुझ में भी है इस पर बात करने में। तो डॉक्टर साहब, कितना खतरनाक है नहीं पादना? सूसू पॉटी और पादना, ये सबसे बड़े नेचर्स कॉल हैं, और उसके बाद आपकी भूख। जैसे आपने कभी ध्यान दिया हो कि मान लीजिए कि रात्रि का 8 बज गया और आप दिन भर से बहुत काम करके आए हैं, और हम 5 लोग इस कमरे में बैठे हैं, और 4 लोगों के सामने भोजन परोस दिया जाए और आपको न परोसा जाए, तो बहुत कम संभावना है कि आपके मुंह से लार ना आए, क्योंकि उसकी स्मेल, उसको देखेंगे अगर आप, उसको खुशबू सूंघेंगे भोजन की, तो आपको भूख लगी है तो और बढ़ जाती है। इससे पहले वो 3 नेचर्स कॉल हैं जिसमें पादना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। फ्लैटस पास करना बोलते हैं, गैस पास करना बोलते हैं इसको। देखिए, ऐसा धरती पे कोई व्यक्ति नहीं है जो गैस नहीं पास करता है, अदरवाइज उसके जीवित रहने की संभावना बहुत कम है। लेकिन यही हमारे समाज की बड़ी समस्या है कि करते समय बोलता कोई नहीं है, हाँ नहीं बोल सकता है वो। बोलना है, हाँ भाई गैस पास करना कोई बुरी बात है क्या? और क्या मैं अपनी इच्छा से कर रहा हूँ? ये मेरे हाथ में नहीं है, या कर रही हूँ। यदि आप किसी ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ आपके पास विकल्प है कहीं और जाने का, वॉशरूम है आसपास, गैस पास करके आइए। ईश्वर न करे कभी कैसी स्थिति में आपके भाई आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रहे हैं और हिल भी नहीं सकते, मान लीजिए टर्बुलेंट एयरप्लेन में आप हैं, जो जहाँ आपको हिदायत दी गई कि आप उठेंगे नहीं और आपको गैस पास करना है, अपने सहयात्रियों से क्षमा मांगिए भाई साहब, पर गैस तो पास करनी है और उसको नहीं रोकना है। इसको दबाने से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? ये लैट्रिन के रास्ते की सारी बीमारी है। अच्छा। हाँ, गैस पास करना आपको ये बताता है कि आपका मुंह से लेके लैट्रिन के रास्ते तक का तंत्र जो है वो स्वस्थ चल रहा है। एक सामान्य व्यक्ति दिन में 6 से 8 बार गैस पास करता है लैट्रिन करने के अलावा। तो ये जो है वो बताता है कि आपका पाचन तंत्र उपयुक्त चल रहा है, अच्छा चल रहा है। आप उस इंडिकेशन को, उसके संकेत को रोक के अपना ही बुरा कर रहे हैं। कई बार आपने ध्यान दिया हो कि आप बहुत समय बाद सूसू करने जाते हैं, उस समय गैस पास हो जाती है,
तो नेचर चाहता है ना कि ऐसा हो, आप उसको रोक रहे, जो प्रकृति चाहती है आप उसको रोकेंगे तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात अभी एक और आई है, मोबाइल फोन का प्रयोग आप में सब कर ही रहे हैं। मैं और आप संवेदनशील या सामान्य वार्तालाप मोबाइल फोन के माध्यम से करते हैं, भले हम सामने बैठे हों। जी हाँ, कुछ समय में हमारी ये संवाद शुरुआत हुई करने है। की कला चली जाएगी। हम सामने बैठ के जब बात करते हैं तो हमारी आंखें आपस में मिलती हैं, दो मस्तिष्क एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करते हैं। कानों का भी महत्वपूर्ण जी, रोल जी, है ना? हम जी। अपनी भाव भंगिमाएं देखते हैं। टाइप करने से आपकी आंखें पढ़ रही हैं, बाकी जो सेंसेस हैं वो काम ही नहीं कर रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज आप पता नहीं कर पा रहे हैं, व्यक्ति के मन में क्या लिखा हुआ है आपको अंदाजा नहीं चलेगा। वार्तालाप न करने के कारण ही हमारी बहुत सारी सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं इस दुनिया में है। हम भारतीयों को अगर राष्ट्र के लिए कुछ करना है तो वार्तालाप करना प्रारंभ करना है। विवादित बातें भी हैं, बैठ के सुलझाई जा सकती। ऐसे ही जो आपने बोला, पादना है, लैट्रिन करना है, सार्वजनिक शौचालय का उपयोग करना है, इन सब पे वार्तालाप करना बड़ा आवश्यक है। खुल के बात होनी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। इस पॉडकास्ट के, इस इंटरव्यू के, इस सामान्य बातचीत के शुरू से अंत तक डॉक्टर मूरत साहब ने बातचीत करना बड़ा ज़रूरी कहा है। मुझे नहीं पता आप लोग इस बात को कितना सीरियस लेंगे। नहीं लेंगे तो इस तरीके की ज़रूरी बीमारियों को पर बात कम, मजाक होता ही रहेगा। और अगर लेंगे तो समय दर समय इसमें बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। डॉक्टर साहब, आज मुझे लगता है कि कम से कम भारत के इतिहास में पाइल्स पर इतने सरल साधारण तरीके से शायद ही कभी बात हुई होगी, क्योंकि लोग लेट्रिन जैसे शब्द, पादना जैसे शब्द कभी भी गंभीर विषयों पर बातचीत के दौरान तो बहुत कम ही करते हैं। मुझे लगता है कि ये पूरी बातचीत देखने वाले जितने हमारे व्यूअर्स हैं, जितने भी वो लोग हैं जो इससे पीड़ित हैं, या जितने वो लोग हैं जिनको पहला सिम्टम आ रहा है, या फिर वो चाहते हैं कि ऐसी बीमारी से दूर रहें, उनके लिए ये पूरी बातचीत काफ़ी फायदेमंद होगी। निश्चित तौर पे एक बात मैं कहना चाहूँगा, हम हमारे पूरे राष्ट्र में एक अनावश्यक तुलना करने की प्रवृत्ति है। देयर इज अ टेंडेंसी टू कंपेयर थिंग्स इररिलेवेंटली, जिनकी आवश्यकता नहीं है। हमें तुलना नहीं करनी है कि पहले क्या हुआ, पहले कैसा हुआ। हमारा एक सार्थक प्रयास है, आपके माध्यम से जो अनुभव और ज्ञान मुझे है वो लोगों तक पहुँचे और लोगों को लाभ मिले। और यदि कुछ लोग अपनी भोजन शैली, लैट्रिन करने के तरीके, सार्वजनिक शौचालयों के उपयोग और वार्तालाप करने में अगर एक दूसरे की सहायता करने लगें तो हमारा ये प्रयास सार्थक सिद्ध होगा। और ऐसे प्रयास आपको और करने चाहिए। हमारे जैसे लोगों का सहयोग सदैव रहेगा। हम लोग पूरी ताकत से डॉक्टर साहब लगे हुए हैं। आपने सेहत स्कूप को समय दिया, इसके लिए दिल से शुक्रिया। इस पूरे मामले पर अलग अलग सवालों पर भी कई दफ़े हम बैठेंगे, बैठ करके और विस्तार से बात करेंगे, ताकि लोगों तक साफ सुथरी और बेहतरीन जानकारी मिल सके। निश्चित तौर। सेहत स्कूप पर आप लोग भी बने रहे। ये पूरा पॉडकास्ट अगर अब तक रुक करके आप लोग देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि शायद खुद को पाइल्स से बचा सकेंगे, या अगर अभी तक हो चुका है तो सही तरीके से जल्दी उसका इलाज करवा सकेंगे। अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़े, इसलिए कह रहा हूं कि सही तरीके से हेल्थ से जुड़ी सही जानकारी आप जैसे आपके कई अपनों तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही। फिलहाल नमस्ते।